आइए, आपका अगला प्रश्न है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है साहब क्या करने के लिए? SiO2 होता है, ब्रीदर में प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं किससे जुड़ा रहता है? कंजर्वेटर से जुड़ा रहता है। नमी को सुखाने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। जब नमी सोख लेता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है, समझ गए? और गुलाबी होने पर 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, वापस कैसा हो जाएगा जी? ब्लू कलर का हो जाएगा। पीला हो जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है साहब? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। फ्लेमिंग नियम नहीं, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो ट्रांसफार्मर को समानांतर प्रचालन के लिए लगा रहे हैं, अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? केवीए समान होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, ये किसी भी केवीए का रहेगा, बड़े आराम से साथियों काम करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, समझ गए कि नहीं? तो मेरा ये फेज समान होना चाहिए, वोल्टेज समान नहीं तो अच्छी बात होती है। आवृत्ति तो समान रहनी ही रहनी है, फेज सीक्वेंस भी समान रहना चाहिए। सभी फेज के बीच का अंतर 120 120 120 3 फेज है तो वो भी रहना चाहिए। ये सब आवश्यक और वांछित है, लेकिन ये कोई वांछित भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं। किसी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होता है साहब? कोर लोह के बराबर बिल्कुल नहीं, संपूर्ण कॉपर के बराबर बिल्कुल नहीं, हानि भंवर के बराबर बिल्कुल नहीं, कॉपर आयरन के बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर का रेटिंग कैसे लेते हैं साहब? केवीए में लेते हैं। कैसे लेते हैं? केवीए में लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण पर। स्वप्रेरण पर ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। लेंज का नियम कहता है E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जिसमें माइनस किसने दिया है? लेंज ने दिया है। अब बाकी सब चीज किसने दिया है? फैराडे ने दिया है। समझ गए? बाकी किसने दिया है? फैराडे ने दिया है। अब माइनस लेंज ने दिया है, जिसके वजह से उत्पन्न हो रहा, उसका विरोध कर रहा। अगला प्रश्न सरकार, आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर को एडी करंट लॉस से बचाने के लिए कोर को डैश से बनाया जाता है साहब। हम किससे बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं और इसको पटलित करते हैं। क्या करते हैं जी? पटलित बनाते हैं। पटलित का मतलब है लैमिनेटेड कोर का निर्माण करते हैं। दिए गए सभी पदार्थों में सॉफ्ट आयरन की परमीएबिलिटी क्या है? अच्छी है साथियों, इसलिए करके इसका चयन हम लोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मुंह फुला के बैठा हुआ है, सीधा लाइन है, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी जी। आगे बढ़े साहब जी। दिखाया गया फोटो क्या कह रहा है? ये देखिए, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी की बात होगी, बढ़िया से सोच के बताइएगा। अमीटर किधर लगाए हैं? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? बहुत पीटेंगे। अमीटर हमेशा किधर लगा है? सेकेंडरी में लगा है। प्राइमरी तो ये रहा जहां हाई करंट आप दे रहे हैं, और इसके प्राइमरी में टर्न देखिए क्या है? बहुत कम है। सेकेंडरी को हम ग्राउंड से भी जोड़े हैं। कैसा ट्रांसफार्मर प्रतीत हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है। लास्ट में अमीटर भी लगा है, यानी स्पष्ट है धारा मापने का काम कर रहा है, धारा मापी के रूप में है। तो उच्च मान की धारा मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? सीटी, करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्या है ये? सीटी है।
चलिए सरकार आगे बढ़ें। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? एक के लेते हैं, ये हो गया प्राइमरी, इधर टैपिंग कर देते हैं, हो गया सेकेंडरी। शॉर्ट करने का चांस इसका काफी ज्यादा रहता है। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम होगी? जब साहब ताम्र क्षति लोह क्षति के समान होगी। अगर ऑप्शन रहे लोह क्षति ताम्र के समान तो गलत हो जाएगा, ताम्र लोह के समान होना चाहिए। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल कैसा होता है? व्हाइटिश पिंक होता है, सफेद गुलाबी होता है। व्हाइटिश पिंक, उजलापन लिए गुलाबी होता है। आइए साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आइए, कह रहा एक धारा ट्रांसफार्मर का भार डैश व्यक्त होता है साहब। कैसे व्यक्त करते हैं? वोल्टेज। धारक मतलब कंज्यूमर ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफर के प्राइमरी में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तो सेकेंडरी को क्या नहीं रखना चाहिए साहब? खुला नहीं रखना चाहिए। हमेशा कैसे रखते हैं? शॉर्टेड रखते हैं। याद रखिएगा, कैसे रखते हैं? शॉर्टेड रखते हैं, खुला नहीं रखते। बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, विश्व नारायण, बहुत अच्छा नाम है आपका। नमी सोखने के बाद गुलाबी रंग का हो जाता है। जब तक नहीं सोखा है तब तक नीला रहता है। लिख लीजिए, कॉपी में एक जगह लिख लीजिए, ठीक है? जब नहीं सोखता है, नारायण जी को कह रहे हैं, आप लोग तो लिखे हुए हैं सर जी। उनका कहना है कि नमी सोखने के बाद न नीला होगा, पहले से न गुलाबी होगा। तो पहले से गुलाबी नहीं रहता, पहले से नीला रहता है, बाद में गुलाबी होता है। और आप जिद पे अड़ गए हैं कि चेंजे नहीं करेंगे तो 73 होकर के पीला हो जाता है। अब पीला हो जाएगा तो साइड कर दीजिए, तब तो गर्मों करने पर कुछ नहीं होगा। सड़ गया है, पीला मतलब सड़ गया है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या है? क्या काम है साहब? तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल जो फैलती है टैंक में, उसको अपने पास एडजस्ट करके मेंटेन करना, संभाल करके रखना। समझ गए कि नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या काम है साहब? जब बाहरी हवा प्रवेश करेगी तो नमी के इंट्रांस से बचाना। नमी घुसिए जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, बताइए जरा सा। बिल्कुल सही कहा साहब, नमी आ जाएगी तो हमारे ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। कंसेप्ट पकड़िएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस बढ़ जाएगा। लॉस बढ़ने से स्ट्रेंथ घट जाती है। समझ गया ना? बिल्कुल, यही क्वेश्चन आज सुबह में था ना। आज सुबह में यह क्वेश्चन इसी पैटर्न पर था कि हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती हैं? घटती हैं, तो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस बढ़ता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा स्ट्रेंथ के विरुद्ध कर्मानुपाती होती है। ट्रांसफार्मर में अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ CrGeS का कोर इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं साहब? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं यह अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। समझे कि नहीं? लोह कोर क्यों देते हैं साहब? कोर क्यों देते? बिना कोर का क्यों ट्रांसफार्मर नहीं बनाते हैं? कोर देते हैं ताकि हमारा लो रिलक्टेंस वाला चुंबकीय पाथ इसको मिले। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है साथियों। किस पर? जल्दी बताइए। रेटेड ट्रांसफर वोल्टेज पर, रेटेड ट्रांसफर धारा पर, किस पर साहब जी? फास्ट विद राइट आंसर। जितना भी टेस्ट फेस्ट करेंगे सब आपका रेटेड वोल्टेज पर होगा। प्राइमरी वाइंडिंग के बीच प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ उत्पन्न करेगा? अब प्राइमरी में धारा जा रही है तो किसमें ईएमएफ उत्पन्न करेगा? खाली प्राइमरी में करेगा। यही तो इसकी खासियत है कि देते प्राइमरी को हैं और आउटपुट मिलता कहाँ है? सेकेंडरी से। म्यूचुअली एक दूसरे से लिंक कर जाता है और तभी तो ट्रांसफार्मर एक्शन पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी।
दादी जी वहां चिन्ह मारते चलिएगा आप लोग, जिसके पास पुर्जी है, जो किताब लाए हैं उनको तो टेंशन नहीं है। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पर वोल्टेज पश्चिमगामी होता है 75 से 80 डिग्री, 82 डिग्री, 85 डिग्री के रेंज में। यहां 75 दिया है, 75 लेंगे। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पर वोल्टेज पश्चिमगामी, वोल्टेज के पश्चिमगामी होता है। तो हाँ, तो ठीक तो है विद्यार्थी, सही है विद्यार्थी जी। I0 जो है ये होता है ना 75 से 85 के बीच होता है विद्यार्थी, 80 या 85 के रेंज में रहता है, 75 से 80 85 के बीच में। 82 डिग्री हो सकता है, 83 हो सकता है, समझ गए, 76 हो सकता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट रेंज हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 75 ही ऑप्शन में जो दिया है सामने है। 80 ले लेगा, 85 ले लेगा, 75 ले लेगा, 83 ले लेगा, तो 75 पर लगाना। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या जानकारी मिलती है? एक बात तो जानते हैं कि हमको कॉपर लॉस मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मिलती हैं। क्या मिलती हैं साहब? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का मान भी हमको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये चीज हमने आपको रात में भी भेज दिया था, टेलीग्राम पर भी भेज दिया था इसका उत्तर। टेलीग्राम पर कभी कभी कुछ भेजते हैं तो उसको नोट कर लिया कीजिए कॉपी में, सब थोड़ा इंपोर्टेंट चीज रहता है। ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड आता है साहब, किस वजह से? मैग्नेटो स्टिक्शन के कारण, चुंबकीय विरूपण के कारण आता है। पावर ट्रांसफार्मर में को आपका ईडी करंट लॉस कम किया जा सकता है। कैसे साहब? पटलीकरण की मोटाई कम करके, क्योंकि पी समानुपाती टी स्क्वायर के होती हैं। टी आपका क्या है? थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है। जितना पतला इंसुलेशन होगा उतना एडी करंट लॉस कम होगा। चलिए सरकार आगे बढ़ें। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज का विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? कह रहा है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में वोल्टेज को परिवर्तित करने वाला, वो भी एसी को एसीए में करने वाला उपकरण क्या है? यही ना, हाई को लो, लो को हाई करता है, डाउन अप दोनों करता है। आइए सरकार, क्वेश्चन आपके बीच बहुत कठिन सवाल है। ओपन सर्किट टेस्ट किसको मापेगा जी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या बदलती है साहब? तांबे की क्षति बढ़ जाती है, तांबे की क्षति कम हो जाती है, तांबे की क्षति अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है साहब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए। तांबे की क्षति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तांबे की क्षति I²R होती है। फ्रीक्वेंसी से विशेष डायरेक्ट संबंध उसका होता नहीं है, जितना है उतने रहेगा। खाली हमारा कोर लॉस में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी काहे ना होगा? कोर लॉस में PHP है, दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तब क्या कॉपर है विद्यार्थी, कोर नहीं है, कॉपर है। कॉपर का कोई लेना देना ही नहीं है, इसका लोड से लेना देना है, फ्रीक्वेंसी से नहीं है। कॉपर लॉस के फॉर्मूला में कहां फ्रीक्वेंसी आता है जी? कहां तुम दिमाग रखा है अपना? कॉपर लॉस में कहां फ्रीक्वेंसी आता है? कोर लॉस में ना आता है, पीएच में ना आता है, पी में ना आता है। यहां पीएचपी कहीं है क्वेश्चन में, तब एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाएंगे? जो कह रहा है वही देंगे जी। ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अच्छा बात है। फ्रीक्वेंसी में आप कितना चेंजिंग कीजिएगा, कम कीजिएगा, ज्यादा कीजिएगा, किस तरह का पावर फैक्टर रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए,
इकाई पावर फैक्टर होगा, यूनिटी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा तो रेसिस्टिव लोड होगा, रेसिस्टिव लोड होगा तो ऐसे केस में एक्सएल भी जीरो, एक्ससी भी जीरो। मेरा पश्चगामी में क्या होगा? एक्सएल। अग्रगामी में क्या होगा? एक्ससी। आप लोग जानते हैं एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्ससी बराबर 1/2 पाई एफ सी। एक फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर घटेगा, घटने पर बढ़ेगा, एक बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा, यानी एक्सएल एक्ससी जो रहेगा तभी ना एक्सएल आपका लैगिंग पीएफ देगा और एक्ससी आपका लीडिंग पीएफ देगा। इससे स्पष्ट हो रहा है लैगिंग लीडिंग पीएफ रहे तो फ्रीक्वेंसी के कारण चेंजिंग आएगी, रजिस्टिव रहे यूनिटी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आंसर होगा सी नंबर विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि लो होती हैं, कम होती हैं, कहां पर साहब? भंवर धारा हानि निम्न में होती हैं। इसमें कॉपर कॉपर होता है, कोर में क्या होता है? पीएच भी होता है, पी भी होता है। राइट आंसर कोर। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक हमेशा होगा साहब, चुंबकीय घटक का पावर फैक्टर, चुंबकीय घटक आई म्यू। क्या होगा सरकार? ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चुंबकीय घटक के बारे में जानते हैं ना, आई म्यू मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ करंट। आई म्यू हमारे सप्लाई वोल्टेज भी से क्या होती है? 90 डिग्री से साफ फ्लक्स के साथ सेम रहती है। 90 डिग्री का लैगिंग होता है, 90 का लैगिंग होता है cos फाइव cos 90, cos 90 का मान 0। उत्तर क्या दीजिएगा? डी नंबर। आगे बढ़े सरकार। पल्स ट्रांसफार्मर में किसका कोर इस्तेमाल होता है? फेराइट कोर। कैसा कोर जी? फेराइट कोर। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार सबसे ज्यादा बदलती है? ये दोनों का मेन गार्जियन कोर है और कोर हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए साहब, कौन स्टेप अप के बारे में सही है? स्टेप अप के बारे में जानते हैं, सेकेंडरी ग्रेटर होगी प्राइमरी से, VS ग्रेटर होगी VP से, EFS से। कौन सा उत्तर देंगे जी? दोनों एक ही है तो बी भी मार सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में कौन सा सामग्री यूज होता है? ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पे काम करता है। जवाब दीजिए विद्यार्थी जी, किसके सिद्धांत पे काम करता है? किरचॉफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रायोजन है। कोर लेमिनेशन क्यों करते हैं साहब? आयरन लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि आयरन लॉस का ना भाई है पीई, इसी का ना दो कंपोनेंट है पीएच प्लस पी, तो पी घटता है ना लेमिनेशन से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर डैश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बढ़ा सकता है घटा भी तो सकता है। कनेक्शन पलट देंगे तो नहीं हो जाएगा। इधर से इनपुट दिए थे तो उधर आउटपुट लिए थे तो बढ़ गया था, उधर से इनपुट देंगे इधर आउटपुट लेंगे तो नहीं घट जाएगा। तो यानी स्टेप अप स्टेप डाउन के रूप में भी आराम से काम कर सकता है। कहां से अल्टरनेटर कहां से जनरेटर बना दीजिएगा, सब कुछ अस्थिर है, उसको नचाने लग जाइएगा तो फ्रिक्शन लॉस बढ़ जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राइमरी वाइंडिंग की धारा आईपी क्या होती है साहब? आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। मेरी प्राइमरी जो होगी मैग्नेटिक करंट के समकक्ष होगी। एडजेक्ट क्या करेगी साहब? 90 से लैग करेगी। तो क्या जवाब देंगे? व्हाट शुड बी राइट आंसर? वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री से पिछड़ जाती है।
और नहीं रहेगा आइडियल तो 90 से कम से पिछड़ेगी। ट्रांसफर के प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव होता है, क्या होता है साहब? प्राइमरी सेकेंडरी भिन्न संख्या में लपेट जरूरी थोड़े है, एक ही व्यास का कॉपर तार जरूरी थोड़ी है, पृथक पृथक चुंबक ही जरूरी थोड़े है। एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। क्या होता है साहब? कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है, जिसी के माध्यम से दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और कनेक्शन बनता है। जरूरी थोड़े हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लेंगे तो फिर ऑप्शन वो लेना है जो कभी कैंसिल ना हो सके। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित ईएमएफ किस पे निर्भर करेगा? आप जानते हैं ईएमएफ बराबर होता है, प्राइमरी का भी लीजिएगा तो 4.44 φm f n1। फ्रीक्वेंसी पे निर्भर किया, φm पे निर्भर किया, टर्न पे निर्भर किया, सब आ गया कि ना आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि उसमें आयरन लॉस क्या हो, कम से कम हो। क्यों साहब? क्योंकि आप जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी 24 घंटा उत्तेजित रहता है। भले सेकेंडरी में लोड कम रहे ज्यादा रहे तो कॉपर लॉस वेरी करता है, लेकिन आयरन जो है ना वो कांस्टेंट होता रहता है। तो जो लगातार हो रहा है उसको मिनिमाइज कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और आपको मैंने बताया था ऑल डे इफिशिएंसी के माध्यम से इसकी दक्षता को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट कर पाते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़े सरकार। ट्रांसफार्मर फुल लोड पर अधिकतम दक्षता के साथ काम कर रहा है, आयरन लॉस 1000 है ना? हाफ पर ताम्र हानि कितनी होगी? बहुत अच्छा विद्यार्थी सब है, विद्यार्थी सब बहुत अच्छा है। बढ़िया क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है पीआई है 1000 वाट, लेकिन हमारा मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल रहा है। हिडन रूप से आप समझ गए बात को कि नहीं? मेरा इफिशिएंसी मैक्सिमम है, जितना पीआई है उतना ही पीसीयू भी है, यानी मेरा पीसीयू फुल लोड पर 1000 वाट हो गया। अब हाफ पर कर लीजिए। बिल्कुल विद्यार्थी जी, 1/2 का स्क्वायर इंटू 1000 यानी 1/4 गुना 1000। जितने भी छात्रों ने 250 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया। आयरन देके बराबर करके हिडन रूप में कंसेप्ट जानना चाह रहा है। हाँ, यदि यहां रहता अर्ध लोड पर ताम्र की जगह रहता लो क्षति, तब आप 1000 का 1000 लेते और आंसर आप डी नंबर ही करते, लेकिन कह दिया है ताम्र क्षति तो लोड से चेंज होगी। चलिए आगे बढ़ें। आइए विद्यार्थी जी, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड की अवस्था में प्राइमरी धारा का मान फुल लोड की अवस्था का कितना प्रतिशत होता है? वेरी गुड विद्यार्थियों, 2 से 5% होता है। चलिए, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर भी क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। ये क्या करता है साहब? आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता है, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता है, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है साहब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बिल्कुल सही कहा विद्यार्थियों, ये पावर को P1 को P2 के बराबर रखता है, V1 I1 बराबर V2 I2। यहां आप जानते हैं मेरी KVA क्या होती हैं?
कांस्टेंट होती हैं। ठीक है ना? चलिए साहब, आइए साहब, चलिए डे इफिशिएंसी क्या होती है? 24 घंटे में आउटपुट और 24 घंटे में इनपुट। तो कौन सा देंगे जी? KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में 24 घंटा में। निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर समान शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? नॉर्मल पावर, नॉर्मल लोड, लाइट, पंखा बिजली के लिए देता है। कौन सा जी? वितरण ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सही कहा आपने, इसी को अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। टैप्ड ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर है जिसमें मैंने आपसे कहा था टैपिंग जब भी लगाते हैं सेकेंडरी में लगाते हैं, लोड सेक्शन में लगाते हैं, उधर वोल्टेज हमको कम ज्यादा करना है उस साइड लगाते हैं। राइट आंसर क्या दीजिएगा? वोल्टेज समायोजन सेकेंडरी साइड में कई सारे टैपिंग करके। कौन सा विद्युत वाहक बल का समीकरण है जी? बच्ची लोग इधर देखिए, क्या होगा? 4.445 F F आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? साहब सेकेंडरी का ईएमएफ होगा तो वह भी 4.44 FN2 हो जाएगा, फ्लक्स पे भी, आवृत्ति पर भी, और साहब कहीं न कहीं आपके टर्न पर भी। तो क्या जवाब दीजिएगा? तीनों पर। सप्लाई वोल्टेज कम दीजिएगा तो नहीं इधर कम होगा, वो भी कम हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर कहां प्रयोग होता है सरकार? जहां पर वोल्टेज में लघु परिवर्तन पैदा करना हो, हल्का फल्का वोल्टेज को बदलना हो, यानी वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। कैसा साहब? वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। इसको हम वेरिएक के नाम से भी जानते हैं, इसको बैरक के नाम से भी जानते हैं साथियों। इसीलिए थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, होगा आपका बी नंबर। बच्ची लोग जिनका बुक नया वाला बुक है, बी नंबर आंसर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है? ऑटोमोबाइल में इग्निशन लगता है। क्या लगता है? इग्निशन कॉइल लगता है, जो स्टेप अप के तरह व्यवहार करता है। समझे? इग्निशन कॉइल लगता है चिंगारी प्रदान करने के लिए, जो स्टेप अप की तरह व्यवहार करता है। मेरा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। इग्निशन कॉइल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया करते हैं ऑटोमोबाइल में। बाकी हल्का परिवर्तन, वोल्टेज को स्टेप अप नहीं करेगा। 500 वोल्ट का निर्धारित मानना है तो 200 से 500 के बीच में, 100 से 500 के बीच में कम ज्यादा आप सेटलमेंट करके जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। आगे बढ़े सरकार। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है साहब क्या करने के लिए? वोल्टेज मापने के लिए। कहां पर साहब? यंत्रों में, रिले में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, सुरक्षा के लिए, स्विच गियर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। चलिए साहब, तीन फेज के डेल्टा डेल्टा की बात है। डेल्टा डेल्टा में साहब देखिए बहुत खुशी की बात है, डेल्टा डेल्टा में एक एक वाइंडिंग जल गया। ओपन डेल्टा बन गया, V2V बन गया, V2V बन गया। कितना लोड को मैनेज करेगा? 1/√3 को, यानी 57.7 को। इसको लगभग 58 कह सकते हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं सर। प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है जी? कितना साहब? 500 kVA तेल शीतलन का प्रयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है? कितना तक के लिए करेंगे? 500 की, 1000 की, कितना? 2 MVA तक हम कर सकते हैं, है ना? लेकिन कह रहा प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन, तो यहां ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन है, इसमें हम लोग 500 kVA रखेंगे।
दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। पांच के बी के लिए नेचुरल एयर। ट्रांसफर लेमिनेशन के लिए किस विशेष फ्लोर का क्यों प्रयोग करते हैं? बताइए, दोनों होगा कि एक एक होगा? पटलित आपको नहीं बोल रहा है, सिर्फ CRGS की बात हो रही है। अगर रहता यहां पटलित लिखा हुआ तब तो दोनों पर टिक लगाते। सिर्फ मटेरियल है, टिक किस पे लगाएंगे? हिस्टेरेसिस पे। मेरा राइट आंसर क्या होगा? ओनली हिस्टेरेसिस। नेक्स्ट आइए, कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जिसमें क्या हो साथियों? चुंबकनशीलता बहुत अच्छी हो और साहब हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो। तो उच्च परमीएबिलिटी और न्यूनतम हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन नंबर सी। परमीएबिलिटी ज्यादा रहेगी तो आपका क्या होगा? फ्लक्स का एसोसिएशन बहुत जबरदस्त होगा। दिया गया फोटो बता दीजिए तो। ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन मेरा साहब इनपुट में आप देख लीजिए मेरी वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट में मेरी M2 क्या है? कम है, यानी यहां लो वोल्टेज है। मतलब स्पष्ट है V1 बड़ा है, V2 छोटा है। आपकी ऐसी परिस्थिति में आउटपुट का वोल्टेज घट रहा है, क्या कहेंगे साहब? स्टेप डाउन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए साहब आगे बढ़ें। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न EMF निर्भर करता है किन चीजों पर साहब? लघु वितरण ट्रांसफार्मर, छोटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कौन सी सुरक्षा युक्ति नहीं लगाई जा सकती? छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा सुरक्षा का उपकरण नहीं लगाएंगे? ओवरलोड रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व, बुकोज रिले, क्या होगा विद्यार्थी? और यहां से सोच के बताइए। छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, उसमें कुछ भी बुकोज रिले नहीं पढ़ाए होंगे तुम लोगों को, छोड़ दिए होंगे, स्किप कर दिए होंगे। पूरा ईमानदारी से पढ़ा देंगे, दिक्कत ना हो जाएगा। कह रहा है कि खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक कितना है? 900, यानी PI आपका कितना है? 900। शॉर्ट का PCU कितना है? 1600। कह रहा है हाफ लोड पर आयरन लॉस, हाफ लोड पर PI जितना है, क्योंकि आपके आयरन लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े साहब। किसी अस्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज पर द्वितीयक वाइंडिंग की प्रतिबाधा हमारे कैपेसिटर के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाती हैं, तो प्रतिपथ की परिपथ की उस अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य, इस क्वेश्चन को समझे, परिस्थिति ऐसा हम पैदा कर रहे हैं कि XL को XC के बराबर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? XL को XC के बराबर कर दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन पे मेरा लोड सिर्फ कैसा बच रहा है? रजिस्टिव। लोड सिर्फ रजिस्टिव हो रहा है, तो वोल्टेज व करंट के बीच फेज अंतर कितना हो रहा है? 0। फेज अंतर 0। मेरी पावर फैक्टर क्या हो जा रही है? यूनिटी हो जा रही है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? रिजोनेंस कहते हैं। इसी को हिंदी में अनुनाद कहते हैं। भाषा ये था इस प्रश्न का। विद्यार्थी लोग लिख लीजिएगा, वहीं साइड में किताबें पर लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में लगेगा कि कह क्या रहा है। घस लीजिए विद्यार्थी, वहीं घस लीजिए, कॉपी पर घस लीजिए। चालक नहीं स्ट्रेसेस इसमें होगा।
लोह चुंबकीय पदार्थ। इधर मेरी B है, इधर मेरा H है। यह जो लूप है ना, इसी को क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, या इसी को BH कर्व कहते हैं। ये जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा साथियों, लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है हिस्टेरेसिस लॉस के। एरिया बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, एरिया घटेगी, लॉस घटेगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े साहब। अगला क्वेश्चन, आइए, ट्रांसफर कोर के पटलों पर इनामेल परत क्यों लगाते हैं साहब? भंवर धारा हानि को कम करें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन एक समान रहता है? ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? आप जानते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में आपका PCU1 I1 स्क्वायर R1, सेकेंडरी में PCU2 I2 स्क्वायर R2, और यही आपकी क्या होती है? सबसे ज्यादा हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात 3:2 है। K का मान दे दिया है 3/2, V1 दे दिया है 30, V2 बताइए, कीजिए आप लोग जल्दी से। K बराबर जानते हैं V2/V1 होता है। क्या करना है आपका? V2 निकालना है ना, तो V2 बराबर करिएगा K V1। K का मान है 3/2 और V1 है 30। 15 गुना 3 बराबर 45 वोल्ट। कहना ट्रांसफार्मर के मेन वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्रमशः कितनी है? N1 1000 है, N2 आपका 3000 है। मेन वाइंडिंग में 80 वोल्ट AC प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, क्या कह रहा है? मेन में 80 वोल्ट हम दे रहे हैं। जरा दिमाग लगा लीजिए, जब मेन में 80 वोल्ट दे रहे हैं यानी V1 आपका क्या है? 80 वोल्ट है। अब कह रहा है सेकेंडरी का प्रति फेरा विभवांतर कितना होगा? निकालिए विद्यार्थी, अब जल्दी से बताइए आप ही लोग। प्रति फेरा कह रहा है कितना होगा साहब? कैसे करेंगे जी? V2/V1 बराबर N2/N1। हम लोग यहां से V2 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? V1 इंटू N2/N1। V1 का मान 80 इंटू 3000। अब बटा विद्यार्थी जी N1 1000, कितना हुआ? 200 वोल्ट आया, 240। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपको V2/N2। क्या कर रहा है क्वेश्चन? V2/N2। तो क्या करिएगा? 240 बटा N2 कितना? 3000। अब बताइए 0.08 वोल्ट। ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी दे देंगे। नहीं तो 240 मिला हुआ है, उत्तर ऑप्शनों में है। उतना करके 240 लगा के निकल जाएंगे कि वो बना दिया 100% सही है, लेकिन वहां बीच में
वहां V2 बेटा N2 होगा, प्रति फेरा वोल्टेज है। प्रति फेरा मतलब एक आदमी कितना खर्चा पड़ा, तो खर्चा ऊपर लिखती आदमी नीचे लिखती है ना। तुमको 100 में कितना नंबर आया, 100 नीचे लिखती है और नंबर ऊपर लिखती है ना। तब टीचर बन जाएगी तो ऊपर नंबर लिखेगी, नीचे ये करेगी, है कि नहीं। चलिए, परिणाम मित्र में डैश होता है साहब, डैश है, घर्षण हानि होता है जी, वायु हानि होता है जी, तांबा हानि होता है। वायु हानि एयर गैप रहेगा तभी ना। हाँ विद्यार्थी, परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता है। कैसे साथियों? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करते हैं ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके नहीं साहब, आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके, स्टील पटलनों में सिलिकॉन अंश घटाकर। क्या जवाब दे सकते हैं? यहां तो बड़ा पेचीदा मामला फंस रहा है। हम लोग यहां जवाब देंगे स्टील पटलनों में सिलिकॉन अंश घटाकर, क्योंकि सिलिकॉन भंगुर नेचर का होता है। हाँ, 3 से 5 रखते हैं, ठीक है विद्यार्थी जी। अब हम लोग विदाई समारोह की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कम ही क्वेश्चन बचा है, तो पूरी तरह से क्लोज करके ही कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ब्रह्मास्त्र टेस्ट में वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन वो सभी वीडियो जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट में जा रहा है वो लाइव क्लासेस में जा रहा है। लाइव क्लासेस से कंटेंट के फोल्डर में उसको नहीं डाला गया, तो आप लाइव क्लासेस में देखिएगा तो सभी वीडियो आपको मिलेगा, कंटेंट में उसको डलवा दिया जाएगा। सैटरडे संडे के दिन 25 से ज्यादा टेस्ट का आयोजन होता है। पूरा सिस्टम हमारे उस टेस्ट की व्यवस्था में लगा रहता है, इसीलिए कोई टेक्निकल स्टाफ मुफ्त खाली नहीं रहता है। रात में भी 11-12 बजे तक काम करना पड़ता है, तब रिजल्ट लोग दे पाता है। वो भी मनुष्य ही है, ऐसा नहीं है कि वो मशीन है। इसलिए करके थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम जल्द ही आपके वीडियो को कंटेंट में जलवा देंगे, उसमें चेंज करवा देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको अर्जेंट देखना है तो लाइव क्लासेस में जाके थोड़ा देखिए, हल्का फुल्का मेहनत करिए। मोबाइल में तो मेहनत करना, ऊपर नीचे खिसकाना है, फिर दबाना है, टच करना है, इतना ही तो काम है। आइए साथियों, स्थिर लोड पर यदि लोड का पावर फैक्टर निम्न हो तो क्या होगा? लोड कांस्टेंट है लेकिन मेरी पावर फैक्टर क्या है साथियों? कम है। तो पीएफ जैसे कम होती है धारा का मान बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए, पीएफ कम होती है धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि पीएफ क्या होती है मेरी? R/Z। जेड का मान घटता है, पीएफ का मान बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में मेरी करंट बढ़ जाती है। चलिए साहब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए साथी, किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणक समानतः क्या होती है? सबसे बढ़िया आपका सेफ्टी बचत कहां मिलेगा? 0.95 लैगिंग, ये सबसे बेस्ट होता है। 1 के करीब पहुंच गया, 1 से ज्यादा हम नहीं जा सकते साहब, 1 के करीब रह सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1। हाँ, कौन सा गलत है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर न्यूनतम होता है। क्यों साथियों? क्यों डिस्ट्रीब्यूशन का पावर फैक्टर न्यूनतम होता है? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर है उसका बहुत प्रयोग होता है, और जितना भी लोड है सब इंडक्टिव होता है। लोड इंडक्टिव होगा तो पावर फैक्टर मेरा लो होगा, और ऐसी परिस्थिति में इसका स्थिति सेम हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन तो आप इसी से नहीं कीजिएगा। ऐसा थोड़े है कि आप पावर ट्रांसफार्मर से मोटर को जोड़ दीजिएगा। हाँ तो ठीक तो है, निम्न भार पर चलाएंगे, ज्यादा रहेगा तब ना दिक्कत होगा। सही बात है, ये मतलब गलत है, उसके हिसाब से गलत है। आर्क लैंप में मेरा बढ़ता है विद्यार्थी जी। सिंक्रोनस मोटर भी मेरे पावर फैक्टर को क्या करता है? इंप्रूव कराता है। आपको याद है ना, सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड हो, नो लोड पर हो, तो लीडिंग पीएफ देता है। समझ गए? मैग्नेटाइजिंग करंट को आप खींच लीजिएगा तो आपका लैगिंग खत्म होगा, लोड हल्का होगा, लीडिंग की तरफ मूव करेगा। यहां क्या कह रहा है? इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे तो यूज करने के बाद विशेष रूप से लो भार पर हम चलाएंगे, तो मेरा भार अगर लो होगा तो वहां पर भी लोड इंडक्टिव से धीरे धीरे घटने लगेगा, तो मेरी पावर फैक्टर कम नहीं ना होगी, पावर फैक्टर मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगी, कॉइल मोटा होता है, कॉइल मोटा होता है, एरिया मेरी बढ़ती है, रेजिस्टेंस मेरा घटता है, रेजिस्टेंस मेरा घटता है, करंट मेरी बढ़ती है, करंट मेरी बढ़ती है, आई स्क्वायर आर लॉस मेरा बढ़ता है, यानी ताम्र क्षति क्या होगी, बढ़ी। आइए साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर, वांछित मतलब डिजायरेबल, मनपसंद गुण क्या है। हम जो ट्रांसफार्मर की कपलिंग कराते हैं, क्या मेरे मन में इच्छा रहती है जो बढ़िया हो जाए। स्वाभाविक सी बात है, सबसे बेहतरीन फायदा हमारे ट्रांसफार्मर कपलिंग का यही है कि हम इंपीडेंस को मैच कराने का काम करते हैं, और इंपीडेंस मैच करा करके मैक्सिमम पावर को सोर्स से लोड की तरफ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साहब मेरा राइट आंसर होगा, अलग अलग स्टेजों पर भी मैचिंग इंपीडेंस देने की क्षमता विकसित होती है एक दूसरे की कपलिंग से। विद्यार्थी जी सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर आंसर आपको बी दे दिया है लेकिन वो गलत है, आंसर ए होगा। आप लोग सही टिक कर लीजिएगा, ठीक है, सही टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी से विशेष कोई लेना देना नहीं है, हम कितना चौड़ा करेंगे, 25 से 400 हर्ट्ज के बीच में हम यूज करेंगे। बाकी हम यदि उससे ऊपर बढ़ेंगे तो मेरा कोर का मटेरियल चेंज करना पड़ता है कि नहीं। फेराइट कोर लेंगे, हम एयर कोर लेंगे, पाउडर्ड कोर लेंगे, मेरा मटेरियल चेंज हो जाएगा। कह रहा चलनशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाते हैं। रनिंग कर रहा है कोई चीज, रनिंग करती हुई ऑब्जेक्ट के साथ हम लिमिट स्विच क्यों लगाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन कारण है साथियों, मशीन का क्या करने के लिए जी, मिनिमम जो इसकी इफिशिएंसी है ना, एक लिमिटेड रेंज तक इफिशिएंसी हमको मिल जाए, साधारण रूप से वो ध्यान में रखते हैं। रेलवे ट्रैक बाइंडिंग क्या प्रदान करता है। रेलवे ट्रैक पर अगर आप वाइंडिंग स्टेबलाइज करते हैं, दोनों फायदा आपको देता है। क्या क्या करता है साथियों, अर्थ और भूदोष से भी बचाता है, रिटर्निंग करंट के लिए भी हमारा एक पाथ देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब व्यवस्था हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं, जिसको थर्ड रेल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड रेल कहते हैं, जिससे रिटर्निंग करंट भी और अर्थ फॉल्ट से भी मुक्ति मिलती। कह रहा बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से कौन सा हो सकता है, कहां यूज कर सकते हैं। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर याद रखिएगा, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का अगर लॉस हो रहा है, उसको एडजस्ट करके बढ़ा करके वोल्टेज रेगुलेशन कंज्यूमर की तरफ कम ना हो, वहां मेंटेन हो जाए, इसके लिए स्टेबलाइज करते हैं। यानी थोड़ी बहुत मात्रा जो वोल्टेज की घटी है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए, और यह इस्तेमाल ना स्टार्टिंग के छोर पर ना अंतिम छोर पर, कहां घटेगा, बीच में, तो मध्य भाग में यूज करते हैं। अच्छा प्रश्न है, संचरण लाइन के मध्य बिंदु पर बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए ट्रांसफार्मर का सेफ्टी, ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या है। ट्रांसफार्मर का सुरक्षित ढंग से काम करना, उसके लॉसेस की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगने से बचाना। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या लगाते हैं, बुकोज रिले लगाते हैं, कंजर्वेटर लगाते हैं, ब्रीदर लगाते हैं, एक्सप्लोजन वेंट लगाते हैं, है कि नहीं है, ओवरलोड रिले लगाते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए बुशिंग कर देते हैं ताकि हमको झटका ना लगे, डबल अर्थिंग कर देते हैं। इतनी सारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं, है कि नहीं है। ब्रीदर वगैरह यूज किया, सिलिका जेल डाला, नमी ना जाए, तो कितने सारी चीज़ों को हमने देखा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ जाए, थर्मामीटर लगा देते हैं। ऑयल गेज हमारा कितना है, उसके लिए एमओजी मीटर ऑयल गेज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। कुकर में जो आप खाना बनाते हैं, सीटी है, सीटी जाम हो गया तो सेफ्टी वॉल्व है, और दोनों जब चला गया तब तो फिर होना ही है चमत्कार। उसके बाद तो आपसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये तय ऊपर वाला करेगा, है कि नहीं विद्यार्थी। तब
तो सुजीत जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरा नम्र निवेदन आपसे होगा कि अब थोड़ी देर में हम आपसे विदाई लेंगे, लेकिन जो आज से लेकर कल 4 बजे तक का जो गैप आपको मिलेगा 12-14 घंटे का, 20 घंटे का, उस गैप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पीछे के ट्रांसफार्मर में पढ़ाए गए वीडियो को एक बार देखने का कष्ट कर लीजिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए कितना फायदा होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन मेरे लिए फायदा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें शिक्षक की भलाई के लिए भी करनी चाहिए। शिक्षक भी इंसान ही होता है कि नहीं? आइए साहब आगे बढ़े। बड़ा ही कठिन प्रश्न है जी, कुछ दिमाग लगाओ तुम। 250 बाई 3000 का है, 50 साइकिल प्रति सेकंड है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपका दे दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज दिया है। 250 आपका प्राइमरी है, आपकी सेकेंडरी वोल्टेज 3000 है, प्रति चक्र विद्युत वाहक बल कितना है? 10 वोल्ट है। वाह विद्यार्थी जी, V1 N1 भी 10 है और साथियों V2 N2 भी क्या है? 10 है। अब मुझे बता दीजिए N1 N2 का मान कितना है? बहुत कठिन प्रश्न आपके बीच आया है साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। यहां से N1 का मान हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे साहब? V1 बटा 10 लिखेंगे। आपका V1 कितना है? 250 बटा साहब 10 कर दीजिए, 25 आ गया। N2 की बात अगर हम करते हैं तो साहब V2 बटा 10 लिख देंगे। क्या हो जाएगा मेरा V2? आपके पास 3000 है साथियों। कितना है? 3000 है ना। और अब यहां पर आप क्या करिएगा? 10 क्या हो जाएगा साथियों? 300 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहां 25 और 300 है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, वोल्टेज रेगुलेशन निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है। क्या होता है साथियों? वोल्टेज रेगुलेशन किसका मानदंड होता है? हाँ, क्या हुआ विद्यार्थी? लिख लिया जी। कहना वोल्टेज रेगुलेशन निम्न रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मानक होता है। किसके लिए साहब? अल्टरनेटर के लिए, सरल रेखा डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होगा? जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात CRGOS कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट का उपयोग करता है, तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में कितना लेते हैं? साम कोर से 15 से 25% क्या करते हैं? बढ़ा करके लेते हैं। समझे? जर्दी मतलब हुआ कि चारों ओर इतना चुंबकीय क्षेत्र हमारा ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? रेंज को थोड़ा बढ़ा रहा है, यानी आपकी चुंबकीय क्षेत्र काफी बेहतरीन हो जाती। सैथिल हानि किस पे निर्भर करेगी? या चुंबकीय फ्रेम में होने वाला हिस्टेरिसिस लॉस किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के आयतन पर भी करता है, आवृत्ति पर भी करता है। ये वर्ग मतलब क्लास है, क्लास मतलब टाइप है, टाइप मतलब पदार्थ की प्रकृति है। क्या है? पदार्थ की प्रकृति है। प्रकृति मतलब CRGOS या सिलिकॉन स्टील है। जिस पदार्थ का तरह का मटेरियल लीजिएगा उसका KH उस हिसाब से कम होगा। KH कम होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होगा। उत्तर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो विद्यार्थी जी, ईश्वर के आशीर्वाद से ट्रांसफार्मर अब पूरी तरह संपन्न होता है। आप लोग रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए।